स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है रेडियो एक्टिविटी। ये अपने हिसाब से अपने सिलेबस का ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो कि हम यहाँ से क्वेश्चन हमेशा ही देखने को मिलता है। कुछ लिमिटेड, एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, ये गिना चुना सा टॉपिक है, उसी में से क्वेश्चन आने को मिलता है। ध्यान से सुनोगे तो सारा क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हो इस टॉपिक का। आराम आराम से सुनो। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी किसको बोलता है? रेडियो एक्टिविटी है स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। अपने आप, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप, डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है टूटना। जो अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई रहता है, कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनका न्यूक्लियस जो होता है वो अनस्टेबल होता है, जो कि ऑटोमेटिकली ही डिसइंटीग्रेट होता रहता है। तो उसी प्रोसेस को नेचुरल रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब ये डिसइंटीग्रेट होता है तो सर्टेन टाइप ऑफ एमिशन देखने को मिलता है। एमिशन का मतलब होता है बाहर निकलना। ठीक है, और ये जो एमिशन होता है उसका जो रेडिएशन रहता है वो पेनिट्रेटिंग टाइप का रहता है, जिसको हम लोग रेडियो एक्टिव रेज बोलते हैं। जो रे निकलता है उसमें से डिसइंटीग्रेट होने के बाद में उसको हम लोग रेडियो एक्टिव रे बोलते हैं, और उसी को बेकरेल रे भी बोलते हैं। बेकरेल कौन था? साइंटिस्ट का नाम था, उसके नाम पे बेकरेल रेज बोलते हैं। अब इसमें जैसे बहुत सारा टाइप का रे निकलता है, जैसे कि अल्फ़ा बीटा गामा रे होता है, इसमें से निकलता है डिसइंटीग्रेशन के बाद। ठीक है, तो अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स किसको बोलेंगे? वैसे एलिमेंट या कंपाउंड जिसका एटम डिसइंटीग्रेट हो और रेडिएशन को एमिट करे, उसको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोल देंगे। अब देखो, ये रेडियो एक्टिविटी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये इरिवर्सिबल होता है। और ये न्यूक्लियस लेवल पे होता है, इसीलिए इसको न्यूक्लियर फिनोमिना या घटना बोला जाता है। समझ गए अभी क्या हुआ? रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियस का ऑटोमेटिक डिसइंटीग्रेट होना और रेडिएशन एमिट करना रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। अब देखो, जो रेडियो एक्टिव डीके होता है, जो टूटता है, डीके जो होता है, वो जनरली 3 टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डीके होता है। अल्फ़ा, बीटा माइनस और बीटा प्लस, जिसको हम बीटा बोलेंगे, और गामा डीके। ठीक है, यहाँ पे देखो पिक्चर में ये एटम है जिसका रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है। तो उसमें देखो, एटम का डीके होने के बाद उसका कुछ पार्टिकल तो बचा, साथ में एनर्जी एमिट किया, यानी ये रे के फॉर्म में एनर्जी एमिट किया। तो अब देखो, ये था पेरेंट आइसोटोप, ये है रेडियो एक्टिव आइसोटोप, और उसके बाद जो बच गया वो डॉटर आइसोटोप। ठीक है, उसमें से कुछ ये बाहर चला गया। तो जो रेडियो एक्टिव डीके होता है जनरली 3 टाइप का होता है, अल्फ़ा, बीटा और गामा डीके। तो सबसे पहले हम लोग अल्फ़ा डीके के बारे में पढ़ेंगे। तो कोई भी जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो जब अल्फ़ा पार्टिकल को एमिट करेगा तो उसको अल्फ़ा डीके बोलेंगे। अब अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करेगा अल्फ़ा, तो एटॉमिक मास में जो है, एटॉमिक मास के नंबर में डिक्रीज हो जाएगा। और डिक्रीज हो जाएगा, ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि इसको अपना स्टेबिलिटी को बढ़ाना है। तो कोई भी न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर 210 से ज़्यादा होता है, उसके अंदर ये देखने को मिलता है कि अल्फ़ा डीके हो रहा है। अब अल्फ़ा डीके क्यों होगा? क्योंकि ये जब अल्फ़ा पार्टिकल को रिलीज कर देगा तो इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, और जो क्यू वैल्यू होगा उस रिएक्शन का वो पॉजिटिव आएगा। समझ गए? तो यहाँ पे देखो, ये बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, यानी ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ है, किसके साथ में? एटॉमिक नंबर के साथ में। तो यहाँ पे देखो, ये ग्राफ हमने पहले भी देखा था, ऐसा रहता है। तो कुछ दूरी तक एटॉमिक मास जब बढ़ाए तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ता गया, एक जगह मैक्सिमम आया और फिर घटना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि अब जो यहाँ से एटॉमिक मास को बढ़ाओगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होता जाएगा, और उस कारण से उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इस कारण से ये जो ऊपर के एटॉमिक मास वाले
होते हैं उसके अंदर हमको रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलता है कि वो स्टेबल होना चाहता है अपना अल्फ़ा बीटा या गामा डीके करके। क्वेश्चन आया है व्हेन ए यूरेनियम 238 न्यूक्लियस ओरिजिनली एट रेस्ट डीके बाय एमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल जिसका स्पीड u है, द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ रेसिडुअल न्यूक्लियस क्या होगा। बोलता है कि जब ये यूरेनियम 238 का न्यूक्लियस था, ठीक है, इसने अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल को एमिट कर दिया, तो इसका अब ये u स्पीड से एमिट किया तो इसका भी अब देखो मोमेंटम कंजर्वेशन लगता है, क्योंकि पूरा सिस्टम पहले रेस्ट पे था तो नेट मोमेंटम बाद का भी जीरो होगा। वही पूछ रहा है कि रिक्वायर्ड स्पीड क्या होगा। सिंपल सा बात है, देखो जब ये अपने अंदर से अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करता है तो अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम 4 और 2, यानी इसका मास 4 हो जाएगा और जो बाद में बचेगा इसी में से तो 4 गया तो इसका मास 234 हो जाएगा। तो पहले इसका मास 238 था जिससे टूट के एक 234 वाला और एक 4 वाला मास का पार्टिकल बना। अब सिंपल सा बात है, ये पहले रेस्ट पे था तो लगाओगे m1v1 बराबर m2v2 प्लस m3v3, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे। ये जीरो पे था तो इसको जीरो डाल दो, 238 गुने जीरो, m2 कितना है 234, उसका स्पीड हमको निकालना है प्लस 4 गुने v3, यहाँ से v ये u था u, तो u क्या हो गया 4u बराबर माइनस 234 v, यहाँ से जो v का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 4u बाई 234 इंटू निगेटिव में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर। अब हमको क्या पूछ रहा है, रिक्वायर्ड स्पीड पूछ रहा है, स्पीड, हमको रिक्वायर्ड वेलोसिटी नहीं पूछा है। तो हमको पता है ये जो माइनस का साइन है वो क्या होता है, माइनस का साइन होता है हमारा दिशा दिखाने का कि ये अगर इधर की तरफ छूटा है तो ये इधर जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पे स्पीड पूछा इसीलिए हम केवल पॉजिटिव साइन वाला ही दिखाएंगे, माइनस वाला तो नहीं दिखाएंगे। अब ये हो गया अल्फ़ा डीके, अल्फ़ा डीके हमने देख लिया। अब है बीटा डीके। बीटा डीके में n/z का जो रेशियो है न्यूक्लियस का वो चेंज होता है। ये डीके को हम लोग अनस्टेबल न्यूक्लियाई ही के अंदर ही देखने को मिलता है। बीटा डीके में आइदर ए न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे n/z का जो ग्राफ है वो दिया हुआ है, n और z के बीच का ग्राफ दिया हुआ है। अब ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है डॉटेड वाला, वह उस ग्राफ पे n बराबर z हो जाएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, 45 डिग्री बनाएगा तो n बराबर z। अब जो भी स्टेबल न्यूक्लियाई होगा वो इसके अंदर ही, ये जो हमारा शेडेड एरिया है उसके अंदर ही देखने को मिलता है। अगर n/z का मान यहाँ पे इससे नीचे जाता है तो स्टेबिलिटी कम हो जाता है, तो इसीलिए वो अपना स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए n/z में इम्प्रूवमेंट लाता है, ठीक है। अब देयर आर 2 टाइप ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाइड्स, ये 2 टाइप होता है, एक होता है ए टाइप का और दूसरा होता है बी टाइप का न्यूक्लियाई, ठीक है। अब देखो ए टाइप के न्यूक्लियाई में क्या होता है, देखो ये जो लाइन था हमारा तो n बराबर z था, इसके ऊपर जो था n/z का रेशियो वो स्टेबल वाला था, ठीक है। तो ए टाइप के न्यूक्लियाई में क्या होता है, उसका अगर हम n/z देखेंगे, ठीक है, तो वो ज़्यादा हो जाता है, स्टेबल होने के लिए रिक्वायर्ड था उससे, समझ गए। यानी n/z का मान इधर के तरफ आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ये जो हमारा शेडेड एरिया के इस तरफ आ जाता है, ज़्यादा हो जाता है n/z। तो ये अपना स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए ये क्या करेगा, अपने z को बढ़ाएगा, z बढ़ेगा तो n/z का मान स्वतः ही कम हो जाएगा,
क्योंकि इसको कम ही करके इधर आना है, इस रीजन में आना है। यहाँ पे ज़्यादा हो गया है अभी इसके पास में, तो जेड का मान ये बढ़ाएगा। अब जेड का मान क्या होता है? एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो ये अगर अपने न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में बदल दे तो जेड का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये है इसका रिएक्शन। ये क्या कर रहा है? अपने न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में तब्दील कर दिया और साथ में ई माइनस और ये एमिट किया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कोई भी एटम था उसका एटॉमिक मास ए था और ये जेड था, तो ये क्या करेगा? जब बीटा पार्टिकल एमिट करेगा, ये है हमारा ई माइनस है बीटा पार्टिकल, तो क्या होगा? यहाँ पे एक माइनस किए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बीटा पार्टिकल पे माइनस चार्ज होता है, तो यहाँ पे एक प्लस हो जाएगा। ठीक है, और साथ में एक ये एमिट हो जाएगा। तो दिस डीके इज कॉल्ड बीटा माइनस डीके, ये बीटा पार्टिकल। अब देखो काइनेटिक एनर्जी जो बीटा पार्टिकल और इसके लिए रहेगा, क्यू वैल्यू क्या होगा? क्यू वैल्यू होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस थिंग। तो इसका मतलब क्या होता है? जो हमारा बीटा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी होगा वो 0 से लेके अब पूरा रिएक्शन के क्यू वैल्यू के बीच में ही होगा, यही दिया हुआ है। तो ए टाइप वाला तुम समझ गए, जिसका n/z का मान इस रीजन में, ऊपर वाले रीजन में चला जाता है, वो स्टेबल होने के लिए अपने z के मान को बढ़ाता है और बीटा माइनस का डीके करता है। अब बी टाइप में क्या होता है? ये इस तरफ पे आ जाता है, ये जो स्टेबल रीजन था उसके नीचे आ जाता है। तो स्टेबल होने के लिए ये क्या करेगा? अपने n/z को डिक्रीज करेगा। इसका n/z जो होता है वो कम होता है। पीछे में क्या हो रहा था? n/z को डिक्रीज कर रहा था, यहाँ पे n/z को इंक्रीज करेगा, यानी अपने z को डिक्रीज करेगा। यानी ये क्या करेगा? अपने प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में बदल देगा। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में बदला और साथ में एक पॉजिट्रॉन का एमिशन किया। इसी पॉजिट्रॉन को बीटा प्लस बोलते हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइनस था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्लस है, तो ये बीटा प्लस है, ये बीटा माइनस है। साथ में न्यूट्रिनो रिलीज़ किया, समझ गए? ये न्यूट्रिनो है और न्यूट्रिनो के ऊपर जो टोपी पहना दिया तो एंटी न्यूट्रिनो था, वो ये एंटी न्यूट्रिनो था और यहाँ पे न्यूट्रिनो है। तो कोई भी अगर बीटा प्लस एमिट करेगा तो क्या होगा? इसका जो जेड का मान है उसमें एक कम हो जाएगा, तो ये सेम नहीं रहेगा, इसको वाई लिख दो, लेकिन ए का मान सेम रहेगा, ए ही रहेगा। साथ में बीटा प्लस पार्टिकल एमिट कर दिया और न्यूट्रिनो एमिट कर दिया। तो ये रिएक्शन तुमको ध्यान रखना है कि जब अल्फ़ा एमिट करता है क्या होता है, बीटा एमिट करता है तो क्या होता है। अब क्वेश्चन दिया हुआ है, द एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ बीटा पार्टिकल Ne as a function of beta energy emitted from a radioactive sources। तो देखो अभी हमने बोला था कि जो बीटा पार्टिकल का एनर्जी होता है वो Q से लेके 0 के बीच में होता है, रिएक्शन के Q वैल्यू से 0 के बीच में। यानी जो रेंज ऑफ एनर्जी होगा बीटा पार्टिकल का 0 से लेकर कुछ मैक्सिमम वैल्यू के बीच में आएगा, समझ रहे? तो इसमें से 0 से मैक्सिमम को कौन गेन कर रहा है? तो 0 से मैक्सिमम, तो ये वाला जो C वाला ग्राफ है वो सूटेबल ग्राफ है। तो ये क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी हाई है कि दोबारा से भी एग्जाम में कभी पूछ लिया जाएगा। 0 से शुरू हुआ है और एक मैक्सिमम को गेन किया है। ठीक है, चलो अब है गामा डीके, कि गामा रेडिएशन का जो डीके होगा वो। तो कोई भी व्हेन अल्फ़ा या बीटा डीके टेक्स प्लेस, जब अल्फ़ा और बीटा डीके होता है तो जो डॉटर न्यूक्लियस है, कौन है डॉटर न्यूक्लियस? जो उससे मान लो x था a और z, उससे तुमने बीटा डीके करा दिया तो ये y बन गया। तो अब जो बचा वो क्या है? वो डॉटर न्यूक्लियस है।
तो उसको देखने को मिलता है कि वो हायर इनर्जी स्टेट में मिलता है। अब ये जो हायर इनर्जी स्टेट में है तो ऑब्वियस बात है वो स्टेबल नहीं है, और स्टेबल होना चाहेगा और होने के लिए उसको अपना इनर्जी रिलीज करना पड़ेगा, वो ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा। अब ये ग्राउंड स्टेट में आने के लिए क्या करता है, फोटोन को एमिट करता है। ठीक है, जैसे देखो ये कोबाल्ट 67 था, तो इसने जब बीटा माइनस का डीके किया तो क्या हुआ, इसका बीटा माइनस जब आएगा तो क्या होगा, तो ये निकेल बन गया। अब ये निकेल के ऊपर देखो स्टार लगा हुआ, यानी ये हायर स्टेट में है, तो ये इस अपने लोअर स्टेट में आना चाहेगा। तो क्या करेगा, लोअर स्टेट में आने के लिए ये फोटोन का एमिशन करेगा। ठीक है, जिसको दो गामा, इसको गामा बोलते हैं, गामा केवल एनर्जी होता है जिसको फोटोन बोला जाता है, वो एमिट करेगा गामा 1 और गामा 2। या हो सकता है सीधा सीधा यहाँ से यहाँ जंप मारे तो इतने एनर्जी का फोटोन एमिट करे। तो ऑर्डर जो होता है किसका, एनर्जी की, एनर्जी कितना मात्रा होगा गामा फोटोन का, वो 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। ठीक है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये कोबाल्ट था जिसका एटॉमिक वेट था 67 और कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर था वो था 27। इसने क्या किया, इसने एक बीटा निगेटिव को एमिट किया, तो इसका एटॉमिक नंबर 27 से बढ़ के 28 हो जाएगा, लेकिन मास तो वही रहेगा। तो ये मास हो जाता है निकेल का। तो हमको देखने को मिला निकेल मिला और साथ में एंटी न्यूट्रिनो आया। अब देखो ये निकेल ना स्टेबल नहीं है, ये अपना स्टेबल होने के लिए कुछ एनर्जी का रिलीज करेगा। कितना एनर्जी रिलीज करेगा, जितना एक्स्ट्रा है वो। तो गामा फोटोन को देखो ये निकेल रिलीज करके अपना हल्का हो गया, ये स्टेबल हो गया। ठीक है, तो गामा केवल रेडिएशन होता है, इसके अंदर केवल एनर्जी होता है, कोई मास नहीं होता है, ध्यान रखना। देखो ये टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है, तो तुमको एकदम याद होने चाहिए। अल्फ़ा डीके हो रहा है, देखो ये अपना पार्टिकल था, इसका एटॉमिक मास x का था a और एटॉमिक नंबर था z। अब उसमें से तुम अल्फ़ा निकाले, तो अल्फ़ा निकाले मतलब क्या, हीलियम 4 और 2 निकाल लिए, तो यानी इसका जो एटॉमिक मास था वो 4 से कम हो गया और एटॉमिक नंबर 2 से कम हो गया। ये याद रखना है ज़रूरी कि जब तुम अल्फ़ा पार्टिकल करोगे तो एटॉमिक नंबर जो है 4 से कम हो जाएगा और जेड जो है वो 2 से। अब है तुम्हारा बीटा डीके। बीटा डीके में क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन माइनस, ठीक है, बीटा माइनस बोल रहे हैं यहाँ पे, तो माइनस वाला चला गया, तो जो x का a और z था ये तो 0 है वेट, तो अब देखो ये चला गया, निगेटिव गया, इसका मतलब ये एक बढ़ गया होगा क्योंकि टोटल तो अपने को बैलेंस करना है। तो z के मान में 1 का वृद्धि हो जाएगा और एटॉमिक नंबर तो वही रहेगा, तो एटॉमिक नंबर अनचेंज रहेगा और z का मान 1 से बढ़ जाएगा। गामा डीके जो होगा तो उसमें क्या होता है, देखो गामा के ऊपर मास भी नहीं होता और नंबर भी नहीं होता, तो वो एटॉमिक वेट और जेड तो अनचेंज रहता है, केवल और केवल एनर्जी रिलीज करता है। क्यों, क्योंकि ये पहले एक्साइटेड स्टेट में था, अब ग्राउंड स्टेट में आ गया, समझे। तो ये गामा रेडिएशन। पॉजिट्रॉन एमिशन में क्या होता है, बीटा का उल्टा, तो बीटा में क्या हो रहा था, यहाँ पे जेड बढ़ रहा था, अब जेड कम हो जाएगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, क्योंकि बीटा जो प्लस होता है जिसको पॉजिट्रॉन बोलते हो, उसके ऊपर मास 0 होता है और चार्ज +1 होता है। तो यहाँ +1 किए तो यहाँ एक घटाना पड़ेगा क्योंकि टोटल बैलेंस करना है। एक और एक्टिविटी होता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर, उसमें क्या होता है, एटॉमिक मास सेम रहेगा और जेड कम हो जाएगा 1 से, वो कैप्चर कर लेता है एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, तो जेड 1 से, तो ये याद रखना है तुमको। तो अब ये जो हमारे 3 तरह के रेडिएशन है, अल्फ़ा, बीटा और गामा रेज, उसका प्रॉपर्टी दिया हुआ है।
सबसे पहले फीचर अल्फ़ा का, बीटा का और गामा का। आइडेंटिटी देखो, अल्फ़ा पार्टिकल किसको बोलते हैं? ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है या डबली आयोनाइज हीलियम एटम। क्या मतलब हुआ? हीलियम था, उसके पास 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन, इतना होता है। अब ये हीलियम 2+ बोल दें, यानी ये क्या किया? अपने जो ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा था 2, उसको दान कर दिया। इसके पास केवल 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बचा, उसी को हीलियम न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? 2 प्रोटॉन का चार्ज होता है। अभी बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन का दान किया तो 2 प्रोटॉन का चार्ज होगा इस पर। और मास कितना? तो टोटल 4, यानी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का मास इसके ऊपर होता है। देखो, मास जो होता है 4 प्रोटॉन के बराबर। स्पीड जो होता है इसका 1.4 गुने 10 के पावर 7 से लेके 2.2 गुने 10 के पावर 7 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। अब इसी दोनों वैल्यू के बीच में कोई वैल्यू जो होगा इस अल्फ़ा पार्टिकल का, वो देखने को मिलेगा। अब देखो, इसका जो स्पीड होता है वो किस न्यूक्लियस से निकला उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है, समझे कि नहीं है? इसका क्या मतलब हुआ कि जिस मटेरियल ने अल्फ़ा पार्टिकल को रिलीज किया उसका ये स्पीड जो होगा उसका गुण होगा, कैरेक्टरिस्टिक होगा है? अब बीटा पार्टिकल देखो, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है बीटा माइनस, इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। इसका मास, रेस्ट मास जो बोलता है वो 0 होता है। अब जो इसका स्पीड होता है वो लाइट के स्पीड का 1% से लेके 99% के बीच में कुछ होगा। लगभग लगभग लाइट के स्पीड से निकलता है 99%, लेकिन उससे कम भी हो सकता है। यानी 3 गुने 10 की पावर 8 का 1% से लेके 99% तक, इस बीच में कोई भी पॉसिबल वैल्यू है तो वो इसका हो सकता है। अब बीटा पार्टिकल जो होता है डिफरेंट स्पीड से निकलता है, सेम न्यूक्लियस है, उससे बीटा पार्टिकल अलग अलग स्पीड पे निकल सकता है। तो इसीलिए ये कैरेक्टरिस्टिक स्पीड नहीं होता है। अल्फ़ा पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक स्पीड होता था किसका? इस न्यूक्लियस का जिससे निकला, ये नहीं होता। और गामा जो रे है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, केवल फोटोन होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो ये न्यूट्रल होता है। इसका जो स्पीड होता है केवल 3 गुने 10 की पावर 8 ही होगा, तो लाइट का स्पीड c बोलते हैं वही होगा। गामा फोटोन जो है सेम स्पीड से निकलेगा, किसी भी न्यूक्लियस से निकले, इसीलिए ये भी जो है कैरेक्टरिस्टिक स्पीड नहीं होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन है, इन गामा रे एमिशन फ्रॉम ए न्यूक्लियस, गामा रे निकल रहा है तो क्या चेंज होगा? ओनली द प्रोटॉन नंबर चेंजेज, प्रोटॉन का नंबर से तो गामा का कोई मतलब नहीं है। बोथ द न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये भी गलत है। देर इज नो चेंज इन प्रोटॉन नंबर एंड द न्यूट्रॉन नंबर, ये बात सही है। ओनली द न्यूट्रॉन नंबर चेंजेज, ये भी गलत है। तो गामा निकलता है तो केवल एनर्जी होता है, फोटोन होता है, कोई भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे चेंज नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देर इज नो चेंज इन प्रोटॉन नंबर एंड द न्यूट्रॉन नंबर एज द गामा एमिशन टेक्स प्लेस एज ए रिजल्ट ऑफ एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस। गामा रे के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, कोई मास नहीं होता। ठीक है। अभी देखो इसका और जो प्रॉपर्टी है हम कंटिन्यू करेंगे। प्रॉपर्टी क्या है? काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? तीनों का ही मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज में आता है। इसका जो स्पेक्ट्रम देखोगे, एनर्जी स्पेक्ट्रम याद होगा, बनाते थे तो जब बोर मॉडल में हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनाया था हमने, तो इसका जो एनर्जी का स्पेक्ट्रम होगा वो लाइन एंड डिस्क्रीट होगा, जिसको लीनियर भी बोलते हैं अल्फ़ा के लिए, कंटिन्यूअस होगा बीटा के लिए, और फिर से लाइन एंड डिस्क्रीट होगा गामा के लिए। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किसके लिए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है? तो आंसर होगा बीटा पार्टिकल के लिए। अब आयोनाइजेशन पावर किसका कितना होता है? तो देखो सबसे ज़्यादा अल्फ़ा का होता है, फिर बीटा, फिर गामा का। गामा का अगर तुमने आयोनाइजेशन पावर 1 मान लिया तो बीटा का उसको 100 गुना करो उतना होता है, और
अल्फ़ा का तो 10,000 गुना करोगे गामा के बराबर तब होगा। तो आयोनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा अल्फ़ा का होता है 10,000 गुना, फिर होता है बीटा का 100 गुना और गामा का 1 गुना। पेनिट्रेशन पावर यानी भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा गामा का होता है। ठीक है, जैसे इसका उल्टा कर दो, आयोनाइजेशन का उल्टा, गामा का आयोनाइजेशन पावर सबसे कम था, यहाँ पे पेनिट्रेशन पावर गामा का सबसे ज़्यादा होता है, फिर बीटा का और फिर अल्फ़ा का। उल्टा मार दो, 1/10,000 गुना कर दो गामा के मुकाबले और 1/100 टाइम्स कर दो गामा के मुकाबले, तो बीटा का मिल जाएगा। अब देखो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड। अल्फ़ा पार्टिकल तुमको पता है पॉजिटिव है, बीटा पार्टिकल निगेटिव और गामा नो चार्ज। तो जब चार्जे नहीं होगा तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिलेगा गामा में। अल्फ़ा पार्टिकल डिफ्लेक्शन दिखाएगा, लेकिन बीटा जो होता है वो ज़्यादा दिखाता है डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब एक्सप्लानेशन, ये जो होता है वो टनल इफेक्ट दिखाता है। ये वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शंस से इसको एमिशन को एक्सप्लेन किया जाता है और इसको न्यूक्लियस का एनर्जी लेवल को दिखा के एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है एट ए स्पेसिफिक इंस्टेंट एमिशन ऑफ रेडियो एक्टिव कंपाउंड इज डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हुआ है ऐसा बोल रहा है, तो बोल रहा है ये कंपाउंड क्या एमिट कर सकता है, इसमें से किस चीज़ को एमिट करेगा अगर मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हुआ है। तो जो चार्ज पार्टिकल होता है वही डिफ्लेक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में। तो इसमें से न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये चौथा तो ऐसे कैंसिल हो गया। तो जिस जिस ऑप्शन में चार्ज दिया है वो कैंसिल, बी और सी कैंसिल। अब बाकी देखो इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज है, प्रोटॉन पे भी और हीलियम 2+ पे भी चार्ज है, तो अपना आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन है ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जिसका इनिशियल मास नंबर ए था और एटॉमिक नंबर जेड था, उसने 3 अल्फ़ा पार्टिकल और 2 पॉजिट्रॉन को एमिट किया। देखो 3 अल्फ़ा पार्टिकल यानी हीलियम 4 और 2, ऐसा 3 किया है उसने। पहले कितना था, पहले इसका मास था ए और बाद में मास हो गया, एटॉमिक नंबर था जेड, इससे इसने निकाल दिया। साथ में क्या निकाला है, 2 पॉजिट्रॉन निकाला है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन प्लस वाला और मास 0 वाला निकाला है। तो अब जो बचेगा वो कैसा बचेगा, ठीक है, अब जो बचेगा वो कैसा है। तो देखो एटॉमिक नंबर में कितने का कमी आ जाएगा, 3 चौक 12 यानी A-12 हो जाएगा। और जो जेड है उस पर कितने का कमी आएगा, तो 3 दूनी 6 और 2 कितना, 6 और 2 8 का कमी आ जाएगा, तो Z-8 बन जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। देखो अब हमको क्या पूछा है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसके अंदर न्यूट्रॉन कितना है बट्टा प्रोटॉन कितना है। तो प्रोटॉन तो हमको देखने को मिल गया Z-8 बचा है, और न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमको मास में से प्रोटॉन का संख्या घटा दो। तो मास कितना है, A-12 माइनस Z-8 बाई Z-8 हो जाएगा A-12 जो है 8, तो A-Z-4 डिवाइडेड बाई Z-8, ये आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलो एक न्यूक्लियस है जिसका Z-92 दिया हुआ है, फॉलोइंग पार्टिकल को एमिट करता है, तो जो बच गया रिजल्टेंट उसका Z पे क्या असर पड़ेगा। देखो पहले 92 वाला था, उसने क्या क्या एमिट किया है, हमेशा ध्यान दो, कितना अल्फ़ा पार्टिकल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो जो है अल्फ़ा पार्टिकल एमिट किया। बीटा माइनस कितना, 1 2 3 4, 4 जो है बीटा माइनस एमिट किया है, और बीटा प्लस कितना है 1 2, तो 2 जो है बीटा प्लस एमिट किया है। तो अब बोल रहा है जो बचेगा जेड का मान है ये, तो कितना बचेगा। सिंपल सा बात है, जेड पे कब फर्क पड़ेगा, 92 में से
8 दूनी 16 चला गया, 4 गुने -1 तो माइनस ऑफ -4 प्लस यानी -2 गुने 1 2, तो कितना बच जाएगा 92 जोड़ 4 घटे 18, तो 92 4 96 में से गया 18, तो ये आंसर हो जाएगा बी 78। कुछ नहीं किया है, बस हमने बस देखा है कि जो भी एमिट हो रहा है उसका चार्ज और मास का नंबर बैलेंस कर रहे हैं। ऊपर वाला इन सबको ऊपर के बराबर होगा, नीचे वाला जो कम बेसी हो रहा है वो नीचे वाला देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन फिर से आ गया है कि एक न्यूक्लियस जिसका एनर्जी E1 हैविंग एनर्जी E1 डिकेज बाय बीटा माइनस एमिशन टू डॉटर न्यूक्लिया हैविंग एनर्जी E2, but the beta minus rays are emitted with a continuous energy spectrum having end point energy E1 minus E2, ऐसा बोल रहा है। दूसरा क्या है, टू कंजर्व एनर्जी एंड मोमेंटम इन बीटा माइनस डिके एटलीस्ट 3 पार्टिकल मस्ट टेक पार्ट इन ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि जो एक न्यूक्लियस था उसका एनर्जी था E1, उसने बीटा माइनस का एमिशन किया है, तो जो न्यूक्लियस बचा उसका एनर्जी था E2। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये जो बीटा माइनस होगा उसका जो एनर्जी का बैंड होगा वो हैविंग एंड पॉइंट एनर्जी E1 माइनस E2, इससे 0 से लेके इसके बीच में होगा। ऐसा बोल रहा है। ये तो बात सही है कि बीटा का एनर्जी 0 से लेके इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है उसके बीच में होगा। अब दूसरा बोल रहा है एनर्जी को कंजर्व करने के लिए मोमेंटम इन बीटा डिके एटलीस्ट 3 पार्टिकल मस्ट टेक इन ट्रांसफॉर्मेशन। देखो एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए एटलीस्ट 3 पार्टिकल कौन कौन सा, एक तो बीटा माइनस, दूसरा जो एंटी न्यूट्रिनो था वो हमने देखा था, और तीसरा जो डॉटर न्यूक्लियाई बचता था वो, ये 3 होने ही चाहिए। हमने रिएक्शन भी पीछे देखा हुआ था कि ये जब भी एमिट होता है साथ में एंटी न्यूट्रिनो एमिट होता है, तो ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है और ये एक्सप्लेनेशन भी है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट एंड 2 जो होगा वो 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।